दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, इन प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा और इन 30 प्रश्न में कितने आपके सही हैं, इसे भी वीडियो के लास्ट में बताइएगा। वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब साथियों, आपके ऑप्शंस हैं केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रहों के गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ग्रहों के गति के नियम के अंतर्गत केपलर के द्वारा 3 नियम बताए गए हैं कि कैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए केपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों के गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या बताया गया था, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। वैसे तो दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। तो ऑर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन है और यह एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। साथियों, बात करें अगर पीरियोडिक टेबल में इस गैस की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 के निष्क्रिय गैसों के अंतर्गत यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस है। इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल को विभिन्न भागों में बांटा गया है और इन्हीं में से एक है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों नाम याद रखिएगा। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही सबसे अधिक ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित होती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो वर्तमान में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इन 30 प्रश्नों में कितने आपके सही हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्रश्न से संबंधित अन्य फैक्ट्स को भी आप जरूर सर्च करें, जिससे वह क्वेश्चन कभी भी आपके सामने दिखे तो तुरंत उसे आप सही करें। साथियों, चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो चौथा क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। आपके ऑप्शंस हैं तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम और इनमें से कोई नहीं। साथियों, बात करें अगर वायु दाब की, तो वायु दाब को बैरोमीटर नाम के उपकरण से मापा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। और बैरोमीटर में अचानक आने वाली कमी को तूफानी मौसम के रूप में समझा जा सकता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी को तूफानी मौसम के संकेत के रूप में समझा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं। यानी हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। साथियों, वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श वायुमंडल है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि हवाई जहाज को प्रायः समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। तो साथियों, ऑप्शन डी ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस्त ए काबिर नाम का मरुस्थल ईरान देश में अवस्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों, यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर की बात की जाए तो यह शहर डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए डेन्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियना शहर ऑस्ट्रिया का एक शहर है और यह डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। आठवां क्वेश्चन है,
सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना घास के मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? साथियों, स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड कंट्री उन्हें कहते हैं जिस देश की सीमा किसी तट रेखा यानी वाटर बॉडी से नहीं लगती है। नेपाल भारत और तिब्बत के मध्य स्थित देश है जिसकी कोई भी सीमा वाटर बॉडी से नहीं लगती है। अफगानिस्तान और यूरोप के देश स्विट्जरलैंड की भी सीमा किसी भी वाटर बॉडी से नहीं लगती है, लेकिन म्यांमार की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल, अफगानिस्तान और स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, लेकिन म्यांमार की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके मध्य लड़ा गया था? साथियों, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या तृतीय के मध्य लड़ा गया था, इसे आप याद रखिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। साथियों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो 11वां क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। तत्कालीन समय में भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था और यह विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से वर्ष 1956 में पारित हुआ था। साथियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्रदेव के लिए हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, फटाफट आप सभी को क्वेश्चन के आंसर गेस करने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो महापद्म नंद या महानंदनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महानंदनी था, इसे आप याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, बाराबाती स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, यह स्टेडियम उड़ीसा राज्य के कटक शहर में स्थित है। ऑप्शन सी कटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में अवस्थित है, महत्वपूर्ण स्टेडियम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है। यह प्रतियोगिता साउथ अमेरिकी देशों के मध्य होता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? साथियों, परचेसिंग पावर पैरिटी का हिंदी में मतलब क्रय शक्ति समता हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है, यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज का एक सिद्धांत पीपीपी है, जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है और इस मामले में हम यानी भारत देश तीसरे पोजीशन पर है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, आपके ऑप्शंस हैं 1993, 1994, 1995 और 2005। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 को हुई थी और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा।
मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1993 को हुई थी और इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों देहरादून उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में ONGC का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो महात्मा गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर वर्ष 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2 अक्टूबर वर्ष 2014 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? साथियों आपके ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, इसे आप याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित की गई हैं, इसे आप याद रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है जो क्षेत्रीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट में जजेस की कुल संख्या 15 होती है और इन जजों के कार्यकाल की अवधि 9 वर्ष की होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं और इन जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 23वां क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? साथियों जब हम पानी में किसी छड़ को डुबोते हैं तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन बी अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखती है, इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक क्या है यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर के, तो कार्य का मात्रक जूल है, इसे आप याद रखिएगा। ट्रिक है इसके लिए काजू, का से हो जाएगा कार्य और जू से हो जाएगा जूल, तो इस प्रकार से भी इसे आप याद कर सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद करने की ट्रिक है, कैंडल से ज्योति निकलती है और वह तीव्र होती है। कैंडेला यानी कैंडल, मोमबत्ती से इसे आप सभी रिलेट कर सकते हैं। कैंडल से जो ज्योति निकलती है वह तीव्र होती है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? साथियों आपके ऑप्शंस हैं करंट, प्रतिरोध, पावर और वोल्टेज। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर के द्वारा करंट को मापा जाता है और एम्पियर करंट नापने की इकाई है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? साथियों अपच के दौरान भोजन पेट में नहीं पचता है और इसलिए एंटाएसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए एंटाएसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपच के दौरान क्षार यानी बेस ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए एंटाएसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? साथियों सोडियम ऑक्साइड की बात की जाए
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। इसे आप याद रखिएगा। सोडियम ऑक्साइड को NaOH कहा जाता है और इसका pH वैल्यू 14 होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है जिसका pH वैल्यू 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पिता या जनक एरिस्टोटल को माना जाता है। तो ऑप्शन सी अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु को एरिस्टोटल कहा जाता है और इन्हें ही जीव विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। साथियों, अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल या एल्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, आज के हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।